नमस्कार दोस्तों, ये ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर आपका स्वागत करता है। आपकी बोर्ड परीक्षा लगभग समापन की तरफ है। हाई स्कूल का लगभग पेपर हर विद्यालय का 28 तारीख को खत्म हो रहा है। कुछ का जो है 1-2 में खत्म हो रहा है, 1 तारीख में, कुछ 2 में, और कुछ का जा करके इंटरमीडिएट का पेपर जो है 10-12 कब है, उससे हमसे मतलब नहीं। अब हम अपने हिसाब से आपको इंग्लिश का सिलेबस लेकर चलेंगे। इंग्लिश का सिलेबस में बच्चों ध्यान देंगे, इंग्लिश तब आपका तैयार होगा जब आप इंग्लिश का चाहे हिंदी वाक्य हो चाहे इंग्लिश का वाक्य हो, सेंटेंस हो, जब तक उसे हम और आप पहचान नहीं पाएंगे, जब तक हम आप उसे पहचान नहीं पाएंगे, तब तक हम ना तो उसको सिंपल से निगेटिव, सिंपल से इंट्रोगेटिव, या एक्टिव से पैसिव वॉइस, या नरेशन, यानी ग्रामर के कोई भी कड़ी आप नहीं पूरा कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहला काम है कि आपको टेंस की पहचान करना, अनुवाद के कुछ नियम को ध्यान देना। ट्रांसलेशन में पहली कड़ी आपकी आती है कि आपको हिंदी और इंग्लिश का सेट मालूम होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश का सेट मालूम होना चाहिए। क्या कीजिए, पहले ट्रांसलेशन आप किसका करते हैं? हिंदी का अंग्रेजी पहले सीखिए। जब हिंदी का अंग्रेजी सीख जाएंगे तो अंग्रेजी से हिंदी अपने आप सीख जाएंगे। वहां एक चीज की आपको जरूरत पड़ेगी, मीनिंग की। जितना अधिक आप मीनिंग याद करें उतना ही अपने में कम है, ये भी ध्यान दीजिएगा। जितना अधिक, और विशेष करके सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए विशेष से, क्योंकि उनका सारा सिलेबस इंग्लिश में ही रहता है, तो उनके लिए तो मीनिंग अति आवश्यक है। बाकी इंग्लिश पढ़ने वाले चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे जो भी है, उनके लिए तो ये सब जरूरत है टेंस पहचानने के लिए। तो पहले ध्यान देंगे आपका हिंदी सबसे पहला काम हिंदी में यह जानना चाहिए कि हमारा कर्ता क्या है, सब्जेक्ट। इसका सेट होता है कर्ता। सबसे पहले जो भी डिटेल किया जाएगा वो आपका सिंपल सेंटेंस का डिटेल होगा। पहले सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस। जब सिंपल और अफर्मेटिव सेंटेंस हम और आप समझ जाएंगे तो बाकी आगे का काम बड़ा आसान हो जाएगा। चाहे निगेटिव का होगा, चाहे वो इंट्रोगेटिव का होगा, चाहे इंपेरेटिव का होगा। सेंटेंस भी आपको बताया गया ना, 5 प्रकार का होता सेंटेंस। सेंटेंस 5 प्रकार का ना। तो सबसे पहले हम आपको अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस का डिटेल करेंगे। तो इसमें हिंदी सेट में क्या होता है? सबसे पहले कर्ता, इसके तुरंत बाद जो है कर्म होता है, इसके बाद फिर क्रिया, इसे आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस वर्ब। यस, ये आपका क्लियर हुआ? लोग लिखते रहेंगे आराम से अपनी कॉपी खोल करके, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी व्यवस्था होगी आप उसको कॉपी खोल करके सब लोग नोट कर लेंगे। यूट्यूब पर डालने का मतलब ये थोड़ी है कि आप सुन लिए बस काम हो गया। आप लोग उसको देखते रहिए, समझते रहिए। ये आपका इंग्लिश का सेट नहीं लिखा गया, ये आपको हिंदी के सेट की अंग्रेजी बताई गई है कि कर्ता को सब्जेक्ट बोलते हैं, कर्म को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, क्रिया को वर्ब बोलते हैं, क्रिया को वर्ब बोलते हैं। अब आप इसी को अंग्रेजी कैसे बनाते हैं? इंग्लिश। इंग्लिश कैसे बनाएंगे? इंग्लिश में वही काम होता है, सब्जेक्ट पहले लिखते हैं और प्लस वर्ब लिखा जाता है। यहां पर यही है कि वर्ब पहले आएगा फिर ऑब्जेक्ट जाता है। अब यहां पर ध्यान देंगे, वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, 2 प्रकार का होता है। तो वहां आवश्यकता के साथ जब भी होगा इसका यह भी सेट हो सकता है, आर सब्जेक्ट वर्ब प्लस मेन वर्ब,
एम भी का मतलब मेन वर्ब, एस भी का मतलब हेल्पिंग वर्ब, ध्यान देंगे, और प्लस ऑब्जेक्ट। आगे जब आप पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, तो वहां आपको बताया जाएगा कि वर्ब के कितने भेद होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के कितने भेद होते हैं, और ऑब्जेक्ट के कितने भेद होते हैं। आपको आगे चैप्टर में होगा, क्योंकि यह ट्रांसलेशन की प्रक्रिया चल रही है, तो आपको यहाँ पर चलना है। आगे कोई एग्जाम्पल, यह मेरी कलम है, इसमें ध्यान देंगे मेन वर्ब नहीं है, यह है। पहले आपका अनुवाद कैसे होगा इंग्लिश में, यह है, यह का अंग्रेजी क्या होगी, दिस, या तो इट का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक बार है का अंग्रेजी इज, है का अंग्रेजी इज, है का अंग्रेजी, अभी आपको इजएमआर का जब चैप्टर आएगा तो वहां आपको बताएंगे। या आपको क्यों सीधा सीधा काम कर देना है, दिस, या आप इट भी कर सकते हैं, इज। अब किसकी कलम है, मेरी, मेरी क्या अंग्रेजी माई, आई के लिए माई, माई पेन। अंग्रेजी पढ़ता है। अब यहाँ समस्या इस बात की हुई कि वह अंग्रेजी पढ़ता है, तो आप जब अंग्रेजी में बात करेंगे वह है पढ़ता ना, लेकिन यहाँ टेंस को ध्यान देना पड़ेगा। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, ध्यान देंगे हिंदी सेंटेंस में, हिंदी वाक्य में अंत में क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है अगर आता है तो वह कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन जब आपको कभी सेट आपको बताया जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का चैप्टर जब चलेगा तो वहां आपको हम देंगे यूट्यूब पर। लेकिन यहाँ आप केवल यह जान लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे पहले सब्जेक्ट ही, एक बार पढ़ना रीड। ध्यान देंगे जब यह सिंगुलर नंबर में है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग होता है। ही रीड्स, ही रीड्स, क्या होगा, ही रीड्स। देखिए जिसको ना दिखाई दे रहा हो मेरी आवाज सुन करके नोट करते हैं, रीड्स READS, गलत नहीं करेंगे तिवारी। ही रीड्स काउ इंग्लिश, ही रीड्स इंग्लिश। कोई भी वाक्य है वहां पर डिसाइड सबसे पहले यही करना हमको कि सब्जेक्ट क्या है। जब सब्जेक्ट डिसाइड हो गया तो हमको वर्ब की तलाश करनी है, वर्ब का तलाश करने के बाद फिर हमको ऑब्जेक्ट तलाश करना है, फिर बाकी टेंस और नियम के हिसाब से हम और आप आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, नोट हो गया। आगे देखिए, सीमा हंस रही है, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, कर्ता कौन है, सीमा। क्योंकि हंसने का कार्य जो कर रहा है, कोई कार्य जिसके द्वारा होता है वही कर्ता होता है, उसी को इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं, जैसा कि आपको बताया गया। तो जब हंसने का कार्य सीमा है तो सीमा सब्जेक्ट हो गया, तो ट्रांसलेशन क्या करेंगे, शुरू में पहले सीमा लिख देंगे, सीमा, यस डबल ई एम ए या यस आई एम ए,
ठीक। इसके बाद अब यहाँ भी आपको टेंस को ध्यान देना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा है, रही है, रहे हैं, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो सीमा के साथ सीमा सिंगुलर नंबर में इज, एक के बाद लाफिंग, सीमा हंस रही है, सीमा इज लाफिंग। पास तुम्हारे पास एक कुत्ता है, का देखिए तुम्हारे पास, यहां सब्जेक्ट कौन है, तुम, यू। एक बात पास रखना, यहां पर मेन वर्ब नहीं है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का कार्य कर रहा है, इसलिए पास रखना कहने क्या होता है, हैज या हैज, हैव, हैड। प्रेजेंट टेंस में हैज हैव का प्रयोग होता है, पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग होता है, सब आगे आपको डिटेल में बता जाएगा। यहाँ पर केवल आपको ये बताया जा रहा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ, यू, पास रखना हैव, यू हैव ए डॉग, यू हैव ए डॉग, इसका अर्थ हो गया तुम्हारे पास एक कुत्ता है, तुम्हारे पास एक कुत्ता है, मेरे पास एक बिल्ली है, मेरे 5 भैंस हैं, हा? मेरे पास 5 गाय हैं, हा? यहाँ पर प्राय एक का प्रयोग होगा। आप हैवी लेवल लिख सको तो कौन दिक्कत है, ठीक है। और इस प्रकार से जो भी है तो आपको हैज हैव हैड का प्रयोग आपको बताया जाएगा। वह एक विद्यार्थी है, वह एक विद्यार्थी है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ही इज ए स्टूडेंट, ही इज ए स्टूडेंट। वह डॉक्टर है, ही इज ए, वह वकील है, ही इज ए लॉयर, ही इज ए लॉयर। इस प्रकार से इन बिंदुओं को अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो हमारा अगला टॉपिक ट्रांसलेशन में चलेगा इज एम आर का प्रयोग, इज एम आर का प्रयोग, फिर वाज वेयर का प्रयोग, फिर हैज हैव हैड का प्रयोग, क्रमशः एक एक टॉपिक आपका चलता रहेगा। आप इस प्रकार से 10-20 वाक्य अपने मन से प्रयास कीजिए ट्रांसलेशन करने के लिए घर पर, और जब आप प्रयास करेंगे ट्रांसलेशन तो आपको, मैं आशा करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ लेंगे और पढ़ते रहिए, साथ ही साथ ध्यान दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए। आपका विकास हो, धन्यवाद।